Hello students, so today we are going to discuss a question of JEE Advanced 2024। ध्यान से देखिए बच्चों, तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का क्वेश्चन है और ये हमारे को क्या पूछता है, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। तो बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखने की कोशिश कीजिए बेटा जी। काइनेटिक एनर्जी होती है प्लस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर और ये क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ध्यान से देखिए, अब हम एक एक सिस्टम के लिए काम करते हैं। तो पहले ऑप्शन को चेक करेंगे, तो पहले ऑप्शन में बेटा जी क्या लिखा हुआ है, n इक्वल टू 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट है और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का z कितना आएगा 1। तो अगर मैं इसके लिए काइनेटिक एनर्जी निकालने जाऊंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा जी, 13.6 और ये बेटा जी वैल्यू आएगी 1 का स्क्वायर और ये भी 1 का स्क्वायर। तो ये कितना वोल्ट आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ऑप्शन नंबर बी में देखने की कोशिश कीजिए, कहता है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He2+, तो Z कितना होगा हीलियम का, इसकी वैल्यू होगी 2 और n की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो अब अगर तुम इसमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पुट करोगे तो 13.6 और Z का वैल्यू कितना था 2 और नीचे क्या लिखोगे 1, तो वैल्यू कितनी आएगी 13.6 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब C को देखते हैं, तो C में Z हीलियम ही है, इसकी वैल्यू कितनी रखोगे 2 और सेकेंड ऑर्बिट है तो n की वैल्यू बेटा जी कितनी रखोगे 2 रखोगे, कितनी रखोगे 2। तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना आएगा 13.6 और बेटा जी ये 4 आ जाएगा, ये कितना आएगा 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 13.6 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये बात क्लियर है। अब देखो डी ऑप्शन को चेक करते हैं बेटा जी। डी ऑप्शन को देखिए तो डी ऑप्शन हमारे सामने क्या आएगा, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2+, Li हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, Z का वैल्यू 3 आएगा, n का वैल्यू बेटा जी कितना आएगा 2 आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी 13.6 और बेटा जी यहाँ आएगा 9 और यहाँ पर कितना आएगा 4। तो ये भी वैल्यू कुछ हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आ जाएगी। इनमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आ रही है, किसकी आ रही है बेटा जी बी की। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे सामने क्या आएगा, बोलो भाई साहब, करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, बी वुड बी द करेक्ट आंसर। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ क्वेश्चन ऑफ JEE Advanced 2024 और ये क्वेश्चन रेडॉक्स चैप्टर से रिलेटेड है। देखिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन दिया गया है। अ मेटल डेफिशिएंट कंपाउंड MX और बेटा जी Y2O4 M इज प्रेजेंट इन बोथ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो M की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बेटा जी कौन कौन सी है, ध्यान से देखो, +2 भी है, वेरी गुड, और बेटा जी कौन सी है +3 है, और Y की कितनी दे रखी है बेटा जी, Y की दे रखी है +3। इफ द फ्रैक्शन ऑफ M2+ आयन का फ्रैक्शन कितना दे रखा है मेटल में 1/3, बेटा जी कितना दिया हुआ है 1/3। तो हमसे X की वैल्यू पूछी है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी, किसकी, मेटल की। सर एवरेज क्यों निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये M2+ में भी एग्जिस्ट कर रहा है और M3+ में भी। तो AOS कैसे निकाल लेंगे, तो AOS निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा जी, +2 चार्ज का फ्रैक्शन कितना है 1/3, तो +3 का कितना हो जाएगा बेटा जी 2/3। तो टोटल वैल्यू अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी आएगी 8/3। अब देखो ये कंपाउंड कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो मैं इसके चार्ज को बैलेंस करके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की एक इक्वेशन बना सकता हूँ। कैसे बनाऊंगा, देखो बेटा जी 8/3x, फिर बेटा जी y पर y कितने हैं 2 और इस पे चार्ज कितना है 3, तो ये लिखेंगे 2 और ऑक्सीजन बेटा जी कितना लाता है -2 और कितने ऑक्सीजन है 4 है, और इसको किसके बराबर कर देंगे 0 के। क्यों कर देंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, इसको क्या लिखेंगे 8x/3 और आप इनको सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 2। तो अब मैं 2 को इधर लेकर आऊँगा तो बेटा जी ये कितना लिखूंगा 8x/3 और ये कितना आएगा 4। अब x को अगर सॉल्व करूँगा
तो x वुड बिकम 3/4 विच इज इक्वल टू 0.75। तो x का वैल्यू कितना आ गया, बोलो बेटा जी, 0.75। थैंक यू। देखिए ये बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है, कह रहा है एल ग्लूकोज की रिएक्शन HI और हीट के साथ करा रही है, Cr2O3 और 775 केल्विन 10 to एक P बन रहा है और P का Cl2 के साथ एक्सिस में कर रहे हैं, कह रहा है Q क्या बनेगा। तो पहले देखते हैं हम लोग कि एल ग्लूकोज क्या होता है। देखिए OH H OH H H OH OH H, ये होता है अपना एल ग्लूकोज, ये है एल फॉर्म है। इसकी रिएक्शन जैसे ही HI के साथ कराएंगे, रिडक्शन कराते हैं HI के साथ, तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो 6 कार्बन है, 6 कार्बन में क्या बन जाएगा, हेक्सेन 2 3 4 5 6, ये बन जाएगा एन हेक्सेन। एन हेक्सेन की रिएक्शन कराते हैं हम लोग Cr2O3 775 केल्विन और 10 to 20 ATM के साथ कराएंगे। ये साइक्लाइजेशन करता है प्लस एरोमेटाइजेशन करता है। तो 6 मेंबर में साइक्लाइजेशन एरोमेटाइजेशन क्या बनेगा, बेंजीन। और बेंजीन ये हो गया P अपना। और बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं Cl2 के साथ एक्सिस में, क्या बनेगा, यूवी रेडिएशन में क्या बनेगा, Cl 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 C6H6Cl6 बेंजीन हेक्साक्लोराइड। करेक्ट आंसर इज डी। Hello students, so now we are going to discuss another question of JEE Advanced 2024 पेपर 2। और ये क्वेश्चन बेटा जी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खासकर P ब्लॉक से रिलेटेड है। तो कहता है द स्पीशीज फॉर्म्ड ऑन फ्लोरिनेशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 लिखा हुआ है एंड इन अ पोलर सॉल्वेंट, और इसका फ्लोरिनेशन कराना है तो F2 कराना है। तो ये अगर प्रोडक्ट बनाएगा, थोड़ा सा ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है तो ध्यान से देखिए। ये बेटा जी बी ऑप्शन भी करेक्ट आएगा, बी ऑप्शन भी करेक्ट आएगा और बेटा जी ए ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। मैं आपको और थोड़ी सी डिटेल बता दूं, अगर आप लोगों ने थोड़ी अच्छी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन में एक्चुअल में ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। ये PCl5 के 2 तरीके के बॉन्ड होंगे, एक होंगे एक्सियल बॉन्ड और एक होंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं वो वीक बॉन्ड हैं तो वो आसानी से टूटेंगे। फिर ये कंपाउंड बनेगा PCl4+ में। ये इनऑर्गेनिक, अगर आप बहुत अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करके ये प्रोडक्ट लिखे जाएंगे। नॉर्मली इनके बारे में हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, इसलिए हम लोग रट्टा मारना शुरू कर देते हैं और फिर इस तरीके के कंपाउंड PCl4 और ये F2- टाइप बनते चले जाते हैं। ये बनेगा, फिर इसके बाद बेटा जी ये भी बनेगा, फिर इसके बाद बेटा जी ए के दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ क्वेश्चन ऑफ JEE एडवांस पेपर 2। देखिए बच्चे, ये कितना बढ़िया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। कहता है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कैसा सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन। तो लिखते हैं इज ऑक्सीडाइज्ड बाई O2। तो O2 से ऑक्सीडाइज कराएंगे तो देखिए क्या रिएक्शन बनेगी। अगर मैं यहाँ पर देखूँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो बेटा जी कितनी आएगी, -2। और जब आप इसको ऑक्सीडाइज कराएंगे तो ये N2, यहाँ पर कितना आएगा 0। और बेटा जी यहाँ पर क्या बनेगा, वाटर। और यहाँ पे ऑक्सीजन की कितनी आएगी, -2। तो अगर मैं ये ध्यान से देख रहा हूँ तो थोड़ा ध्यान से देखिए, -2 से 0 जा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर 0 से हम कहाँ जा रहे हैं, -2, क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब अगर मैं इसके एनोडिक और कैथोडिक कंपार्टमेंट की रिएक्शन देखूं तो एनोडिक कंपार्टमेंट में क्या हो रहा होगा,
एक बार ध्यान से देखते हैं। तो देखिए ये बेटा जी हाइड्रोजन लिखा N2H4, और यहाँ पर मैं बेसिक मीडियम में मान लीजिए रिएक्शन करा रहा हूँ, तो ये OH माइनस, और यहाँ पर बेटा जी क्या बनेगा, N2 का रिडक्शन हो रहा है, और बेटा जी क्या बनेगा, H2O, और बेटा जी क्या बनेंगे, इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं इसको बैलेंस करूँगा तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये कितने आ जाएंगे, 4, और वाटर कितने आएंगे, यहाँ पर वाटर के भी 4 मोल्स आ जाएंगे, क्योंकि टोटल हाइड्रोजन कितना है, 8। अब ध्यान से देखो, अगर मैं कैथोडिक कंपार्टमेंट की रिएक्शन देखूं, तो अगर मैं कैथोडिक कंपार्टमेंट में रिएक्शन लिखने जा रहा हूं, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, O2, और बेटा जी इधर पे क्या लिखूंगा, 4 इलेक्ट्रॉन, और बेटा जी यहाँ पर लिखूंगा 2 मोल ऑफ वाटर। तो ये मेरे को अल्टीमेटली क्या देगा, 4OH माइनस। तो इट वुड बी द रिएक्शन ऑफ एनोडिक कंपार्टमेंट एंड इट वुड बी द रिएक्शन ऑफ कैथोडिक कंपार्टमेंट। अब ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो बेटा जी, हमसे क्वेश्चन में पूछता क्या क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। पहला ऑप्शन कहता है कि OH माइनस आयन रिएक्ट विद हाइड्रोजन एट एनोड। डेफिनेटली एनोड पे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन टू फॉर्म N2। तो N2 फॉर्म भी हो रही है, ठीक बात है, एंड वाटर भी मिल रहा है, ठीक बात है। रिलीजिंग 4 इलेक्ट्रॉन टू द एनोड। एनोड पर कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 4। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, डेफिनेटली ये स्टेटमेंट सही है। अच्छा देखो, अब ये स्टेटमेंट जो बी है वो यहीं से गलत हो जाता है। एट द कैथोड कह दिया तो बकवास हो गया, इस पे कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब कहता है एट द कैथोड, कैथोड पे देखिए मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन गेट्स कन्वर्टेड टू OH माइनस। ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन थी O2, और ये किस में कन्वर्ट हो रही है, OH माइनस में कन्वर्ट हो रही है। अब देखो ये बात ध्यान से देखो, कहता है कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर मेजर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। दिस इज एक्चुअली रॉन्ग सेंटेंस। क्यों ऐसा कह रहा है, अगर आप NCERT के 15th फैमिली को ढंग से पढ़ें तो बोलता है कभी कदार की हायर टेम्परेचर पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बना रहे होंगे, लेकिन चूंकि ये देखिए ये नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन चल रही होगी, तो इसमें इस तरीके की कोई बात नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट नहीं है। तो कौन कौन से बेटा जी ऑप्शन करेक्ट हो गए, A एंड C। थैंक यू। देखिए ये जेईई एडवांस 2024 का क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑर्गेनिक का रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन है। एक P दे रखा है और Q दे रखा है, P से Q का कन्वर्जन है, हमें सेलेक्ट रिएजेंट करना है। MCQ क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले करते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट करते हैं। जरा देखिए ये P दे रखा है, अगर P की रिएक्शन लिंडार कैटालिस्ट से कराते हैं, इसका क्या काम होता है, एल्काइन को सिस एल्कीन में कन्वर्ट करेगा। तो इधर बनाते हैं हम लोग, CH3 C डबल बॉन्ड को साइनाइड, ठीक। NaBH4 से कराते हैं। NaBH4 का क्या फंक्शन है, कार्बोनिल ग्रुप कीटोन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब क्या है, HnCl2HCl। ये क्या, ये इस पे रिएक्शन करता है।
CH डबल बॉन्ड NH आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे ये रहेगा O C डबल बॉन्ड O CH3। फिर दे रखा है H3O प्लस। जैसे ही H3O प्लस करेंगे हम लोग, ये किसमें कर एस्टर की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एसिड में। ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये CHO में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में। तो क्या बन जाएगा, यही हमारा क्या है, कंपाउंड Q। इसका मतलब एक सही आंसर क्या हो गया, D, ठीक। अब हम लोग अगला करते हैं, जरा C पे ट्राई करते हैं। पहले दे रखा है NaBH4, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या काम करेगा, कार्बोनिल ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ये इधर हम लोग पेन चेंज कर लेते हैं। बाकी पूरा ऐसे ही रहेगा। फिर दे रखा है SnCl2HCl। ये किस पर रिएक्ट करेगा, साइनाइड पर। CH डबल बॉन्ड NH में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला दे रखा है H3O प्लस, हाइड्रोजनेशन होगा इसका। जैसे ही हाइड्रोजनेशन H3O प्लस करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये OH, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये अल्कोहल में कन्वर्ट, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर एस्टर की करेंगे, ये एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, इधर COOH प्लस E2H अलग हो जाएगा। इसका कन्वर्ट करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा CHO में। अगला दे रखा है ये डार्क कैटलिस्ट H2। जैसे ही इसका करेंगे H2, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2PD में, डार्क कैटलिस्ट के साथ। ये एल्काइन है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिस एल्कीन में। क्या बन जाएगा अपना कंपाउंड Q। इसका मतलब ये भी आंसर सही है। अब ए आंसर क्यों गलत है, ए क्यों गलत है, ये पहले बनाएगा एल्कीन, एल्कीन के बाद NaBH4 बनाएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फिर रिडक्शन कर देगा, क्या बन जाएगा, एल्कोहल, जबकि चाहिए हमको क्या, एल्डिहाइड, इसलिए ये गलत है, ठीक। इस वाले में हम लोग पहले क्या बनाएंगे, एल्कीन, एल्कीन के साथ H2, पहले एल्कीन बनाया, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो SnCl2 बन जाएगा, लास्ट में NaBH4 के साथ रिडक्शन करा देंगे, तो ये भी नहीं होगा, रिडक्शन नहीं होगा। सही आंसर है C और D। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द कंपाउंड्स हैविंग परऑक्साइड लिंकेज। परऑक्साइड लिंकेज क्या होता है, जब O बॉन्ड O का लिंकेज कह रहा था परऑक्साइड लिंकेज। तो पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें H2S2O7, कैसा स्ट्रक्चर होता है, बी ऑप्शन दे रखा है H2S2O8, ये मार्शल एसिड कहलाता है। सी ऑप्शन दे रखा है H2S2O5।
H2S2O5 और डी ऑप्शन दे रखा है कैरोस एसिड होता है ये। पूछ रहा है किस किस में परऑक्साइड लिंकेज है। परऑक्साइड लिंकेज होता है O बॉन्ड O। देखिए इसमें एक ये परऑक्साइड लिंकेज है, इस वाले में एक परऑक्साइड लिंकेज है। इसका मतलब बी वाले मार्शल एसिड और कैरोस एसिड दोनों परऑक्साइड लिंकेज है। MCQ क्वेश्चन है, आंसर इज बी एंड डी। करेक्ट आंसर इज बी एंड डी। Hello students, so we are going to discuss this question. Then this question is related to physical chemistry. बहुत सारे टॉपिक इसमें इन्वॉल्व हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा टॉपिक इन्वॉल्व है। देखो वैसे सरफेस का भी क्वेश्चन हो सकता है। अब ध्यान से देखने की कोशिश करिए। ये कहता है कि एक हमने चारकोल की सरफेस ली है 1 ग्राम, और इसके ऊपर हमने क्या बिठाना शुरू किया है बेटा जी, एसिटिक एसिड। तो और हमसे कहता है कि इनिशियल मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड कितने हैं। ध्यान से देखिए, इनिशियल मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, ध्यान से, या मिली मोल्स लिख लीजिए आप, इनिशियल मिली मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। तो देखो यार, टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स मोनोलेयर ऑफ एसिटिक एसिड ऑन 1 ग्राम चारकोल 10 ml 0.5 मोलर एसिटिक एसिड वाज रिक्वायर्ड। तो ध्यान से देखने की कोशिश करो, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से, और ये कितना बनाओगे 0.5, तो ये कितने आ जाएंगे बेटा जी, 50 मिली मोल्स। ये शुरुआती मोल्स हैं, मिली मोल्स हैं किसके, एसिटिक एसिड के। फिर कहता है कि सम ऑफ द एसिटिक एसिड रिमेन अनएब्जॉर्ब्ड, कुछ था जो अनएब्जॉर्ब रह गया, सारे के सारे एब्जॉर्ब नहीं हुए। ऑब्वियसली कोई भी रिएक्शन 100% कंजर्वेशन को फॉलो नहीं कर पाती प्रैक्टिकली। टू न्यूट्रलाइज द अनएब्जॉर्ब्ड एसिटिक एसिड 40 ml ऑफ 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन वाज रिक्वायर्ड। तो ये इंफॉर्मेशन से हम निकाल क्या सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन से हम निकाल सकते हैं मिली मोल्स ऑफ किसके बेटा जी, अनएब्जॉर्ब्ड एसिटिक एसिड। कैसे, तो लिखेंगे मिली मोल्स ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड एसिटिक एसिड इक्वल टू मिली मोल्स ऑफ, बेटा जी किसके लिखेंगे, मिली मोल्स NaOH के। किसके लिखेंगे बेटा जी, मिली मोल्स ऑफ NaOH। तो इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये कितना दिया हुआ है 1 × 40, तो ये कितने आ जाएंगे मेरे पास बेटा जी, 40 मिली मोल्स आ जाएंगे। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन हो गया। टोटल मिली मोल्स क्या लिखोगे तुम, टोटल मिली मोल्स बेटा जी आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एब्जॉर्ब्ड मिली मोल्स किसके, एसिटिक एसिड के, प्लस क्या लिखेंगे, अनएब्जॉर्ब्ड मिली मोल्स किसके, एसिटिक एसिड के। टोटल बेटा जी तुमने शुरुआत में कितने निकाले थे, 50। एब्जॉर्ब तुमको पता नहीं कितने एब्जॉर्ब हुए, मान लो x हो गए, और ये कितने हो गया 40, तो x की वैल्यू कितने आ गई, 10 मिली मोल्स जो थे वो एब्जॉर्ब हुए थे किसकी सरफेस पर बेटा जी, चारकोल के सरफेस पे। ये 10 मिली मोल्स आए हैं, इनको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा 10⁻²। अब ये क्या बन चुके हैं बेटा जी, मोल्स। अब मोल्स को अगर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है, मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है, तो बेटा जी किससे मल्टीप्लाई कर दें, बोलो 10⁻² × Na। इतने टोटल एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल थे। इतने टोटल एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल कितनी सरफेस पे एब्जॉर्ब हुए बेटा जी, 1.5 × 10⁻²। तो ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, टोटल मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया बेटा जी कितना दिया हुआ है आपको, 1.5 × 10⁻²। और कितने मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हुए, 10⁻² × Na। तो अब देखो बेटा जी ये टोटल एब्जॉर्ब हुए थे ना, तो एक कितने पे एब्जॉर्ब हुआ यही देखना है। तो मैं क्या करूं, फॉर 1 मॉलिक्यूल डिवाइड मार दूं, फॉर 1 मॉलिक्यूल कितना लिखूंगा, 1.5 × 10⁻²। और बेटा जी Na की वैल्यू क्वेश्चन में कही गई है
कि आप 6 लें इंटू 10 टू द पावर 23, और बेटा जी ये कितना लिखेंगे 10 टू द पावर -2, तो 10 टू द पावर -2 को ऊपर भगा दो तो ये कितना बनेगा 1.4 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू बेटा जी कितना बनेगा 10 टू द पावर -23, और इसको कितना बना रहने दो 6, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2500 इंटू 10 टू द पावर -23, और हमसे इसको क्या कहा गया है क्वेश्चन में P कहा गया है, यानी P की वैल्यू कितनी आएगी 2500 आएगी। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ क्वेश्चन ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर जेईई एडवांस 2024। ध्यान से देखने की कोशिश करिए। कहता है कि वेसल 1 कंटेन्स W2 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एंड solute X dissolved in W1 ग्राम ऑफ वाटर। तो W1 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व है X सॉल्वेंट सॉल्यूट, और दूसरा बेटा जी कौन सा लिया गया है Y2 सॉल्यूट है। दोनों ही कैसे हैं नॉन वोलाटाइल है। फिर हमारे को कुछ शर्तें दी गई है, उनको फॉलो करते हैं। कहता है कि बोथ वेसल्स आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, बहुत अच्छी बात दी है। द मोलर मास ऑफ X, तो क्या लिखेंगे बेटा जी मोलर मास ऑफ X इज, तो इसको मैं लिख देता हूं mx इक्वल टू 80% ऑफ दैट y, तो ये कितना लिख दूंगा बेटा जी 0.8 my। ठीक बात है सर। दूसरी कंडीशन क्या दी गई है द वांट-ऑफ फैक्टर फॉर x, तो वांट-ऑफ फैक्टर को मैं मान लूंगा Ix is 1.2 टाइम्स ऑफ वांट-ऑफ फैक्टर ऑफ y। तो एक इक्वेशन मेरे को 1 दी गई है, एक बेटा जी 2 दी गई है। अब ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए क्या करेंगे। अब मैं सिंपल फॉर्मूला जानता हूँ एलिवेशन का, डेल्टा TB फॉर x बाई डेल्टा TB फॉर y लिखूंगा Ix बेटा जी KB लिखूंगा, और यहाँ पर फिर क्या लिखूंगा m ऑफ x मोलैलिटी ऑफ x, और ये क्या लिखूंगा I ऑफ y, और ये क्या लिखूंगा KB, और ये क्या लिखूंगा बेटा जी m ऑफ y। क्यों? अच्छा ध्यान से देखो, ये एक ही सॉल्वेंट यूज किया गया तो KB से KB कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए बेटा जी, डेल्टा TB ऑफ x अपॉन डेल्टा TB ऑफ y, यहाँ पर लिखेंगे I। अच्छा Ix अपॉन Iy को हम कितना लिख सकते हैं 1.2 लिख सकते हैं, तो इसको लिखा रहने देंगे। अब mx को ओपन करेंगे मोलैलिटी को, तो हम मोलैलिटी क्या लिखेंगे, हम मोलैलिटी लिखेंगे बेटा जी W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई बेटा जी लिखेंगे mx, और यहाँ पर लिखेंगे W1। अब ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा जी W2 इंटू 1000, और यहाँ पर क्या लिखेंगे my, ध्यान से देखिए, और यहाँ पर क्या लिखेंगे W1। तो W1 से बेटा जी W1 कैंसिल, 1000 से 1000 कैंसिल, W2 से W2 कैंसिल, तो हम लोग क्या लिखेंगे डेल्टा TB ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा TB ऑफ y इक्वल टू 1.2 इंटू my बाई क्या लिख देंगे बेटा जी my बाई mx लिख देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1.08, और इन दोनों को उड़ा दीजिए, ये बचेगा 2, ये बचेगा 3, तो ये कितना आ जाएगा 1.5। और चूंकि हमसे परसेंटेज में पूछा है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा जी 100 से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 150। थैंक यू। जेईई एडवांस का अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन 80 के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं 2। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन GC के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं 3। तो 80 के बीच में नंबर ऑफ H बॉन्ड कितने होते हैं 2 H बॉन्ड। GC के बीच में कितने H बॉन्ड होते हैं 3 H बॉन्ड।
नंबर ऑफ पेयर बिटवीन 80, अगर हम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ T कंबाइन करते हैं और G कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कंबाइंड होगा? C से 3। तो नंबर ऑफ 80 पेयर अगर हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ 80 पेयर 7। नंबर ऑफ GC पेयर कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ GC पेयर 6। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन 80 कितने आएंगे? 7 इंटू 2। नंबर ऑफ H बॉन्ड बिटवीन 80, 7 इंटू 2। नंबर ऑफ H बॉन्ड बिटवीन GC 6 इंटू 3। एनर्जी रिक्वायर्ड कितना होगा फॉर 80? एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर 80 7 इंटू 2 इंटू 1। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर GC 6 इंटू 3 इंटू 1.5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 14 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 27 आएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 41 किलो कैलोरीज आएगा। हमारा आंसर होगा 41। और यहाँ पर जो ये AU बेस पेयर दिया गया है ये RNA में यूज होता है, DNA में नहीं। Hello students, so we are going to discuss this radioactivity question. एक्चुअली में है क्या कि ये रेडियो एक्टिविटी या न्यूक्लियर केमिस्ट्री अब हमारे सिलेबस में है नहीं, मेंशन भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये सवाल आ गया है तो करते हैं। देखो बच्चों, इसमें कई सारे फ्लॉ भी हैं इस क्वेश्चन में। एक सबसे बड़ा फ्लॉ तो मैं सब फ्लॉ नहीं है, मतलब ट्विस्ट है, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। भाई साहब, हम केमिस्ट्री वालों को आदत होती है इसको ln लिखने की। क्या आदत होती है? ln लिखने की। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? लॉग बेस E2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.693। अब ध्यान से देखने की कोशिश करो बच्चे, कैसे ये सवाल हम लोग लगाएंगे। कहता है अ सैंपल इनिशियली कंटेन्स ओनली यूरेनियम 238 आइसोटोप ऑफ यूरेनियम विद टाइम सम ऑफ 238 रेडियोएक्टिवली डिकेज इनटू लेड 206। ध्यान से देखो बच्चा, अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है? शुरुआत में कितना दिया हुआ है? 238, और ये 238 को किस में डिसइंटीग्रेट किया गया है बेटा जी? लेड 206 में। ठीक है, तो अगर हम केमिकल काइनेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो हम क्या लिखेंगे? T इक्वल टू 0 पे सिर्फ यूरेनियम बाबा दे रखे हैं हमको, तो अगर सिर्फ यूरेनियम बाबा दिए हैं तो हम क्या लिखेंगे? A, और इसको प्यार से 0 लिख देंगे। अब इसके आगे बढ़ोगे तो टाइम तुम्हारे को बताया गया कि भाई साहब P इंटू 10 टू द पावर कितना कर दीजिए? 8 ईयर्स के बाद। बड़ा लंबा टाइम ले लिया इन लोगों ने। A माइनस एक्स, और ये बेटा जी कितना बचेगा? X बचेगा। अब ध्यान से यहां से ये क्वेश्चन अपने गिरफ्त में लेगा आपको। अब कहता है व्हेन द एज ऑफ सैंपल इज इतना, द रेशियो ऑफ मास Pb206 टू दैट ऑफ यूरेनियम 238 कितना दिया हुआ है? 7। बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करें। अगर आप ये वाला काम करते हैं तो ध्यान से देखिए, ये आपको मास रेशियो दिए, लेकिन हमने यहाँ पर क्या माने हैं बेटा जी? मोल्स माने हैं। क्या माने हैं बेटा जी? मोल्स माने हैं। तो मोल्स को किस में? मास में। तो हम फंडामेंटल फॉर्मूला जानते हैं सर, N इक्वल टू W बाई M। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा जी? NU, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? MU, मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरेनियम, इक्वल टू बेटा जी क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ यूरेनियम। अपॉन में लिख दीजिए क्योंकि रेशियो दिया हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं? मोल्स ऑफ लेड इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लेड अपॉन में
क्या आएगा, वेट ऑफ लेड। अब ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, हमको लेड बाई यूरेनियम दिया है, लेकिन हमने यहाँ क्या बनानी है, यूरेनियम बाई लेड। तो हम इसकी वैल्यू कितनी छाप देंगे बेटा जी, 1/7। और यूरेनियम के मोल्स कितने लिखोगे, बोलो भाई, A-X। और ये बेटा जी कितना आएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरेनियम 238। और बेटा जी ये कितना आएगा, X, और ये कितना लिखेंगे, 206। और जब ये सारा कचरा साफ करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, A-X डिवाइडेड बाई X इक्वल टू 0.123। और अब आगे जाओगे तो ये लिखोगे A 0.123x। सॉरी, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, उसको सुधार देते हैं। क्या कर देंगे, A-X। तो A इक्वल टू बेटा जी कितना लिखेंगे, 1.123x लिखेंगे। क्या इतनी बात क्लियर होती है। अब हम फंडामेंटल फार्मूला जानते हैं। और एक बात तो जन्म सिद्ध बात है, क्या बात है कि इस दुनिया की जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्टिव वाली रिएक्शंस चल रही हैं वो किससे चल रही, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के फॉलोअर हैं। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बाबा को याद किया जाए तो हम क्या लिखेंगे बेटा जी, K इक्वल टू 1/T लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। और फिर क्या लिखते हैं, ln। जानबूझ के मैं ln लिख रहा हूं क्योंकि ये लिखा तो log है लेकिन इसकी फितरत कैसी है, ln जैसी। ध्यान से, तो ये क्या लिखेंगे, A। और बेटा जी ये क्या छाप देंगे, A-X। सर अभी बड़ी समस्या है, K की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो K की वैल्यू के लिए हमारे को हाफ लाइफ दे रखी है ना। तो अगर हमारे को हाफ लाइफ दे रखी है तो हम K धड़ाक से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, हम क्या जानते हैं, K इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई T हाफ। तो 0.693 बेटा जी T हाफ का वैल्यू कोई बताएगा क्या, तो ये कितनी आएगी, 4.5 इंटू 10⁹ ईयर्स। ठीक है, तो हमारे को K की वैल्यू मिल गई। अब K की वैल्यू कितनी छाप देंगे बेटा जी, 0.693 डिवाइडेड बाई बेटा जी कितना लिखेंगे, 4। अच्छा मैं इसको 45 कर देता हूँ, भी समझ में आ जाएगा क्यों किया था। ये 8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, टाइम कितना दे रखा है, 1। और ये टाइम कितना दे रखा है, P इंटू 10⁸ ईयर्स। ठीक बात है सर। अब ln लेते हैं, A की वैल्यू A बनी रहने दो, नहीं A की वैल्यू A ना बनी रहने दो यार। अब हमने चूंकि कन्वर्जन किया है तो हम लिख देते हैं, A को कितना लिख सकते हैं, 1.123x। और बेटा जी ये कितना आएगा, 1.123x। और बेटा जी x तो x ही रहेगा। ठीक बात है सर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ध्यान से देखना, 0.693, इसको अब मैं सिर्फ कितना लिख दूंगा, 45। और इसको बेटा जी लिखूंगा 1/p। और इसको क्या लिखूंगा, 1.123 डिवाइडेड बाई 0.123, क्योंकि x से x तो कैंसिल हो चुका है। अब बेटा जी इसकी थोड़ी सफाई करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 0.693। ध्यान से देखिए, ये लिखेंगे बेटा जी 45 और ये लिखेंगे 1/p। और बेटा जी ये जब सॉल्व करोगे, चलो ln को सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 9.13। अब बेटा जी ध्यान से देखो, मैं p को इधर लेके जा रहा हूँ तो p इधर आएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 45 डिवाइडेड बाई 0.693। इसकी वैल्यू जो बेटा जी कैलकुलेटर से निकाल के आएगी वो आएगी 2.21। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इसीलिए ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये ln 9.13 की वैल्यू अगर एग्ज़ाम हॉल में याद है तभी आप लगा पाएंगे, या फिर आप अप्रॉक्सीमेशन लें कि 3 की कितनी होती है ln की, या log 3 की वैल्यू कितनी होती है, फिर 3 का पावर बना लें 9 को, फिर उसको सॉल्व करे जाके। तो क्वेश्चन कुछ आसान हो सकता है बट इट विल टेक सम टाइम। अब ध्यान से देखिए, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 143.49। ठीक है बेटा जी, ये वैल्यू आएगी और हमसे p की ही वैल्यू इस क्वेश्चन में पूछी गई है। थैंक यू। Hello students, so we are going to discuss this question and this question is related to beta ji कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री एंड केमिकल बॉन्डिंग। ध्यान से देखिए, IIT JEE एडवांस ने इसका आंसर 4 भी दिया हुआ है बेटा जी और 5 भी दिया हुआ है। हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा
क्यों दिया हुआ है? ध्यान से देखिए, इसमें जो ये कोबाल्ट का पहला कंपाउंड है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा जी 0 होगी, और अगर 0 होगी तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 4s2 3d7, और ये फिर d ऑर्बिटल कन्वर्टेबल होंगे और ये इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करेंगे, तो ये बनेगा 4s0 और ये क्या बनेगा बेटा जी 3d9, तो 3d9 बनेगा। ऑल्दो Cn माइनस बेटा जी कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, SFL है, बट स्टिल इट इज गेटिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी को कुछ लोगों ने dsp2 से एक्सप्लेन किया है और इसको स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, बट दरअसल टेट्राहेड्रल ही निकल कर आता है, इसीलिए इसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर 4 और 5 आ रहा है। अब ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, ये कंपाउंड को पकड़ें तो यहाँ पर NO की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा जी +1 होगी, तो कोबाल्ट की कितनी आ जाएगी -1, और ये बंदा भी किस तरीके से बनाएगा sp3 बनाएगा, टेट्राहेड्रल बनाएगा। ये कोबाल्ट लिखा है, ये बेटा जी CO, ये बेटा जी CO, ये बेटा जी CO, और ये क्या बना देगा NO, ये भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा। ये है जीनन F4, तो जीनन 8, और बेटा जी इसके पास आ गए 4 12, और 12/2 ये कितना आ गया sp3d2, और अगर ये sp3d2 आ गया तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी बेटा जी स्क्वायर प्लेनर होगी, ना कि टेट्राहेड्रल। तो ये बंदा गेम से बाहर हो गया, ये भी गेम में है, ये भी गेम में है, ठीक बात है। अब ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, PCl4+, आप ये फास्फोरस का कितना लिखेंगे 5, क्लोरीन सिंगली बॉन्डेड है 4, -1 डिवाइडेड बाई 2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा sp3 बेटा जी कितना आएगा टेट्राहेड्रल, स्टेरिक नंबर 4 आएगा, तो ये लिखेंगे P, ये बेटा जी Cl, ये बेटा जी Cl, ये बेटा जी Cl, ये बेटा जी Cl, तो ये क्या बना लेगा बोलो PCl4+, और ये भी कैसा आएगा टेट्राहेड्रल। ध्यान से देखिए, ये पैलेडियम है, इसमें तो ज़्यादा सोचना ही नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड, ये हमेशा क्या बनाते हैं स्क्वायर प्लेनर्स बनाते हैं, ये हमेशा ही क्या बनाएंगे बेटा जी स्क्वायर प्लेनर्स बनाएंगे, तो ये भी हमारी पिक्चर से बाहर है। अब आगे ध्यान से I को देख लेते हैं, I7 और बेटा जी 4+1 डिवाइडेड बाई 2, स्टेरिक नंबर 6 आ गया sp3d2, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगी बेटा जी, कौन सी आएगी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, बेकार हो गया ये हमारे लिए, इसको भी कंसीडर नहीं करना है। ये ध्यान से देखिए CuCN4 3-, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा जी कितना आएगा +1, और ये भी टेट्राहेड्रल बनाएगा, क्या बनाएगा बेटा जी टेट्राहेड्रल बनाएगा, ये भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा, और अगर ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा तो ये कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगी, ठीक है बेटा जी। तो ये हमारे पिक्चर में रहेगा। P4 तो आप सभी लोग जानते होंगे, इनकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही आती है, ऑल्दो इनके ऊपर क्या क्या होते हैं एक एक लोन पेयर। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे पता है क्या पूछा है, हमसे ज्योमेट्री पूछी है, शेप नहीं पूछा है, इसलिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस स्टूडेंट्स को आना चाहिए। तो कौन कौन से हमारे आंसर हो सकते हैं, एक ये हो सकता है बेटा जी, एक ये हो सकता है बेटा जी, एक ये हो सकता है, 1 2 3, और बेटा जी ये 4, और ये बेटा जी 5। अब चूंकि इसमें थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, इसीलिए IIT ने आंसर 4 और 5 दोनों दिया है। थैंक यू। जेईई एडवांस का नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपाउंड P दिया गया है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6O3। इस कंपाउंड में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, फेरिक क्लोराइड के साथ पॉजिटिव टेस्ट दिखा रहा है, NH2OH के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइम प्रोडक्ट बना रहा है। इसमें NH2OH 3 इक्विवेलेंट यूज कर रहा है, इसका मतलब इसके पास 3 कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। आइए देखते हैं। तो कंपाउंड P जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6O3, इसका DU देखें तो DU 4 है। 3 इक्विवेलेंट
NH2OH से रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब 3 कार्बोनिल ग्रुप पर मॉलिक्यूल होना चाहिए और नो इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। नो इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, कोई इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग नहीं है। तो इनके बेसिस पे जब हम डायग्राम ड्रा करते हैं तो एक तो यहाँ पर हम इसका पहले इनॉल बना लेते हैं, फिर कीटो फॉर्म बना लेंगे। तो आर्थो आइसोमर्स हम नहीं बना सकते, अगर आर्थो आइसोमर्स बनाएंगे तो इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग मिल जाएगा। इसी का टॉटोमर्स बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्या है, कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, तो ये ऑक्साइन फॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसका हम कार्बोनिल ग्रुप लाने के लिए टॉटोमर्स बना लिए। ये हमारा स्ट्रक्चर P है जिसका रिएक्शन हम 3 इक्विवेलेंट NH2OH के साथ करा रहे हैं, तो ऑक्साइन प्रोडक्ट बनेगा। ऑक्साइन प्रोडक्ट बन गया, इसको P और इसको इन्होंने Q मेंशन किया है। अब इसका रिएक्शन हमें कराना है मिथाइल आयोडाइड के साथ जो कि एक्सेस में है, बेस के प्रेजेंस में। KOH क्या है, बेस है। हमारे पास एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है। पहले बेस यहाँ से H+ आयन लेगा, माइनस चार्ज क्रिएट होगा, फिर वो CH3I के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो यहाँ पे सारे एसिडिक हाइड्रोजन जो हैं मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएंगे। फिर इसका रिएक्शंस, ये PQ ये R हो गया, फिर R का रिएक्शन हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराना है जिसका नाम उन्होंने दिया है आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एक्सेस में लिया गया है आइसोब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, MgBr, ये एक्सेस में है। और फिर यहाँ पर H3O+ एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज किया गया है। तो कार्बोनिल कंपाउंड पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाएगा और हमारे सामने जो प्रोडक्ट मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट OH हो गया, दो मिथाइल ग्रुप। इसी ऊपर वाले यूनिट को फिर से रिपीट कर देते हैं। दो मिथाइल ग्रुप, फिर से OH, यही यूनिट वापस रिपीट कर देते हैं। फिर से दो मिथाइल ग्रुप, ये हमारा हो गया S। और इन्होंने पूछा है कि जो प्रोडक्ट S मिला है या कंपाउंड S मिला है उसमें कितने मिथाइल ग्रुप हैं, कितने मिथाइल ग्रुप हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। कितने हुए? 12। तो फाइनल आंसर होगा 12। जेईई एडवांस का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें एक कंपाउंड P दिया गया है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H18O2 है। C9H18O2 है। ये कंपाउंड P ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर रहा है, कलरलेस। इसका मतलब इसके अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है।
ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दिखा रहा है, आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव है। और जब हम इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते हैं O3H2O2 के साथ, तो यहाँ पर हमें दो कंपाउंड मिलते हैं Q एंड R। Q जो है पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दिखा रहा है, जबकि R नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दिखाता है। आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव है, इसका आइडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव है। और जब हम Q को ऑक्सीडाइज करते हैं PCC के हेल्प से, फिर उसको हीट करते हैं, तो हमें कंपाउंड S मिलता है जो कि पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दिखाता है। यही सेम प्रोसेस हम R के साथ करते हैं, PCC के साथ रिएक्शन कराते हैं, फिर हीट करते हैं, तो हमें एक कंपाउंड T मिलता है जो कि पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दिखाता है। इस फ्लो चार्ट डायग्राम के बेसिस पे हमें थोड़ा सा P के स्ट्रक्चर में आइडिया मिलता है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर एक डबल बॉन्ड है, DU1 है, आपने डबल बॉन्ड के फॉर्म में यूज कर लिया, तो दो ऑक्सीजन अल्कोहल के फॉर्म में दिखेंगे। एक साइड से वो हेलोफॉर्म रिएक्शन दिखाएगा OH के कॉम्बिनेशन से, दूसरे साइड से नहीं दिखाएगा, क्योंकि P के ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं P and Q, जो एक पॉजिटिव हेलोफॉर्म दिखा रहा है, दूसरा नहीं दिखा रहा है। तो इन कॉम्बिनेशन के बेसिस पे अगर हम P का डायग्राम बनाते हैं तो हमारे पास ये डायग्राम मिलेगा। यहाँ पर OH और ये OH, ये P है। अब हमें क्या करना है, इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करना है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते हैं O3H2O2 के साथ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पर ये OH आ गया। सेम पैटर्न में अगर हम यहाँ पे इस पोर्शन को लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पर OH ग्रुप। P के बाद इसको इन्होंने Q बोला है और ये है R। Q आइडोफॉर्म टेस्ट दिखा रहा है, जबकि R आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दिखा रहा है। अब इसको हम जब PCC के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्कोहल को क्या बना देगा, कीटोन। ये बीटा कीटो एसिड का फॉर्म हो गया। इसको हीट करने के बाद CO2 कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, और यहाँ पर आपको ये एसीटोन प्रोडक्ट मिल जाएगा, जिसको इन्होंने S बोला है। ये हमारा हो गया S। अब हम R की तरफ चलते हैं। इसको भी हमने PCC के साथ रिएक्शन कराया तो अल्कोहल का कीटोन हो गया, और ये बीटा कीटो एसिड का ही फॉर्म है। हीट करने पे CO2 गैस बाहर जाएगी और हमारे सामने ये स्ट्रक्चर मिलेगा। इसको इन्होंने S बोला था और ये हो गया आपका T। दोनों S और T पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दिखाएंगे क्योंकि ये मिथाइल कीटोन का फॉर्मेट ले रहे हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन S एंड T, तो इसमें कितने ऑक्सीजन एटम है 1, और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन एटम है 1, तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा 1 + 1 2। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 1 + 1 2। पैराग्राफ का सेकेंड क्वेश्चन। इस पैराग्राफ का फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है, जिसमें हमने Q का स्ट्रक्चर देखा था। ये Q है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 104 है।
फिर R का भी स्ट्रक्चर हमने फर्स्ट क्वेश्चन में कर लिया था, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 118 है। अब यहाँ पे बोला गया है कि 500 Q मॉलिक्यूल को पॉलीमराइज विथ 500 R मॉलिक्यूल। तो जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप एल्कोहलिक ग्रुप से पॉलीमराइज होगा तो एस्टर ग्रुप फॉर्म होगा और H2O के मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे। कुल मिला जुला के ये कंडेंसेशनल कोपॉलीमराइजेशन होगा। तो 500 Q प्लस 500 R polymerization and form polymer U with loss of water molecule। अब हम यहाँ पे मॉलिक्यूल के मास लिखते हैं। तो यहाँ पे 500 इंटू 104, 500 इंटू 118 एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स जो हमें कैलकुलेट करना है, और 999 इंटू 18। अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करते हैं तो लेफ्ट साइड का समेशन राइट साइड के समेशन के बराबर होगा, और इसको हम सॉल्व करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर U जो हमें देखने को मिलेगा 93018। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो ये एक क्वेश्चन है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसको भी देखते हैं, कितना बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। कहता है व्हेन पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड को लिखिए भाई। तो पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम फेरीसाइनाइड। बेटा जी फेरीसाइनाइड और फेरोसाइनाइड को ध्यान से देखें, ये लिखा है K3 और ये क्या लिखा है FeCN का होल 6। ध्यान से देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, FeCN का होल 6 3 माइनस इज फेरीसाइनाइड और FeCN का होल 6 4 माइनस इज फेरोसाइनाइड। ध्यान से देखिए, अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज ऑब्जर्व, और जो रिएक्शन है वो बेटा जी कैसी है, रिवर्सिबल है, इन विच P कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। तो ध्यान से देखिए, इन अ स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम से ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग होगी, और ड्रैग होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनने की कोशिश होगी, कॉम्प्लेक्स हमारा स्टेबल होगा। द इक्विलिब्रियम शिफ्ट कंप्लीटली टुवर्ड्स P। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, क्या बनाएंगे बेटा जी, यहाँ पर अब हम लोग लिख सकते हैं ये K3 FeCN6 है, इसको मैं बना दूंगा बेटा जी K4, और ये बेटा जी यहाँ पर क्या आएगा Fe, और ये क्या आएगा Cn का K4 FeCN का होल 6। पोटेशियम फेरीसाइनाइड से किस में चला जाएगा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड से, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा बेटा जी I2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा I2। और अगर मैं इधर भी 2 लिख दूँ, इधर भी 2 लिख दूँ और इधर भी 2 लिख दूँ, तो ये रिएक्शन मेरी बैलेंस भी हो चुकी होगी। बैलेंस रिएक्शन की बड़ी रिक्वायरमेंट है। और भी अगर ध्यान से देखना चाहें तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा जी -1 है, और ये -1 से कहाँ पर जा रहा है, बोलो बेटा जी 0 में। तो इसमें बेटा जी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और इस पे बेटा जी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, +3। तो ये +3 से बेटा जी किस में जा रहा होगा, +2। तो ये एक तरीके की रिडॉक्स रिएक्शन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। कहता है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडाइड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ P। देखिए आपके सामने आंसर लिखा हुआ है, 2 मोल KI यूज किए हैं, और P कितना बन रहा है बेटा जी, 2 मोल ही बन रहा है। तो आंसर कितना होगा, 2 होगा। थैंक यू।
हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन का एक पार्ट कर लिया था। अब दूसरा पार्ट देखिए, एडिशन ऑफ जिंक क्लोराइड। तो अभी हम लोगों ने बेटा जी क्या बना लिया था, ये कॉम्प्लेक्स पोटेशियम फेरोसाइनाइड बना लिया था। अब इस पोटेशियम फेरोसाइनाइड में हमको क्या ऐड करना है, Zn2+। तो जब Zn2+ पोटेशियम फेरोसाइनाइड पे ऐड करोगे तो दो कंडीशंस हैं। अमाउंट पे डिपेंडेंसी होती है। अगर आप दो अलग अलग अमाउंट पे कंपाउंड बनाने की कोशिश करते हैं तो एक बार कंपाउंड बनता है बेटा जी K2, एक बार बेटा जी कंपाउंड बनता है K2 Zn3 और बेटा जी बनता है FeCN का होल 6 ट्वाइस, ठीक है। और एक बार बेटा जी बनता है Zn2 FeCN का होल 6। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है ये देख लेते हैं। द नंबर ऑफ जिंक आयन प्रेजेंट इन द मोल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ Q। तो देखो बेटा जी Q के दो बनने की प्रोबेबिलिटी हो गई ना। Q अपने पास ये भी हो सकता है और Q बेटा जी ये भी हो सकता है। तो अगर इसको देखोगे तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। और अगर इसको देखोगे तो कितना आएगा बेटा जी, 2। तो इसका आंसर 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे को अमाउंट गिवन नहीं है। थैंक यू।